लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चंस देखे थे और मैंने आपको होमवर्क दिया था एलिमिनेशन मेथड का। लास्ट होमवर्क दिया था मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 50 तक। सभी ने क्वेश्चन नंबर 50 तक ट्राई किया। क्वेश्चन नंबर 50 तक जो भी डाउट आए हैं मैंने आपको पर्सनली रिप्लाई भी किया है जिन्होंने डाउट पूछे हैं। ठीक है, एक 47 में काफ़ी सारे लोगों को ये डाउट था कि 47 वाले का आंसर मैच ही नहीं कर रहा है, तो मैंने बताया है उन्हें रिप्लाई करके कि 47 का सही आंसर क्या है। ठीक है, तो अगर आपका भी 47 का आंसर गलत आ रहा है तो मुझे रिप्लाई करके बताओ कि आपका सही आंसर क्या आ रहा है, तभी मैं कंफर्म करूंगा कि आपका आंसर सही है या गलत है। आ रही बात समझ में? 47 का सही आंसर मुझे चाहिए हर एक का। ठीक है, तो जब भी आप 47 को ट्राई करोगे आपका आंसर मैच नहीं करेगा तो जो भी आपका आंसर आ रहा है वो मुझे आप चैट बॉक्स पे बताओगे। ठीक है, इसके अलावा 50 तक काफ़ी सारे लोगों को 41 डाउट आया, किसी को 42, किसी को क्या किसी को क्या। 50 तक आपके कोई डाउट नहीं आना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 तक पेज नंबर 6 पर क्वेश्चन नंबर 50 तक आपको कोई डाउट नहीं आना चाहिए। सेक्शन बी की बात कर रहे हैं हम। अगर आपका आंसर गलत आ रहा है तो उसको चेक करो, क्या क्वेश्चन सही उतारा है आपने, क्या जो कोएफिशिएंट लिए हैं मल्टीप्लाई करने के लिए वो सही लिए हैं, सही मल्टीप्लाई किया है, माइनस प्लस की गलती, सब्ट्रैक्ट करते वक्त, ये सारी छोटी छोटी चीज़ें अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको खुद को रियलाइज होगा कि आपने कहाँ गलती की थी। ठीक है, और फिर भी अगर आपको लगे कि नहीं हमने तो पूरा चेक कर लिया है अच्छे से और अब हमने तो क्या हार मान ली है, हाथ खड़े कर दिए हमने, तो आप फोटो क्लिक करके चैट बॉक्स पर सेंड करो, बताओ कि आपने कैसे सॉल्व किया है। मैं स्पून फीडिंग नहीं करने वाला हूं, आपको उंगली पकड़कर चलाना सिखा दिया है। इसका मतलब ये नहीं है कि हमेशा आप उंगली पकड़े रहो, हाथ पकड़े रहो। समझ में आई बात? कुछ क्वेश्चंस मैंने दिए थे पेज नंबर 3 से। पेज नंबर 3 से जो कुछ क्वेश्चंस दिए थे मैंने वो काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस थे। क्वेश्चन नंबर 22 से क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 22 से क्वेश्चन नंबर 30 ये काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस थे। पेज नंबर 3 और 4 पर जो हैं इनमें से काफ़ी सारे बच्चों से क्वेश्चंस बने। 29 और 30 वाला मैं क्लियर कर रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, बाकी और किसी में डाउट आ रहा है तो मैंने क्या बताया आपको, चेक करो, खुद से चेक करो, दोबारा उसको पूरा काट दो, वापस से करके देखो कहाँ गलती हो जाती है, हमें कभी पता ही नहीं चलता है। ज़रा सी छोटी सी गलती के कारण, क्वेश्चन गलत उतारने के कारण, प्लस माइनस करने के कारण पूरा गलत हो जाता है। आपने खुद ने देखा है, मैं जब सॉल्व करता हूं तो मुझसे भी गलतियां होती है। लास्ट क्लास में भी गलती हुई थी 19th वाले क्वेश्चन में। ठीक है, y की वैल्यू में माइनस कॉमन निकालना भूल गए थे तो y की वैल्यू गलत आई तो x की भी वैल्यू गलत आ गई। आ रही बात समझ में? तो अगर मुझसे गलती हो सकती तो डेफिनेट सी बात है आपसे भी गलती हो सकती है ना? ना ही मैं भगवान हूं ना ही आप भगवान हो। ठीक है, तो गलती सभी से हो सकती है, ह्यूमन एरर हमेशा होता ही है। चलो तो यही गलतियां ना हो हमसे, इसीलिए हमें प्रैक्टिस करना चाहिए, बहुत सारी प्रैक्टिस करना चाहिए। ठीक है, तो क्वेश्चन पेज नंबर 3 पर तो आपको कोई जो भी क्वेश्चन में डाउट आ रहा है 22 से लेकर 27 तक वो आप खुद से करके देखोगे। पेज नंबर 4 पर जो क्वेश्चन है 29 और 30 उसका मैं यहाँ पर सॉल्यूशन बता देता हूँ। ठीक है, काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम आई है उसमें 29 में। ए स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर वाई इक्वल टू सी स्क्वायर और बी स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई इक्वल टू डी स्क्वायर, ये पहली इक्वेशन, ये दूसरी इक्वेशन। ठीक है, पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन। यहां पर सबसे पहले हम क्या देख लेते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, ए स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, बी स्क्वायर। तो यहां पर बी स्क्वायर का मल्टीप्लाई करते हैं और यहां पर ए स्क्वायर का मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, किया था ऐसा? ठीक है, देखते हैं करके।
बी स्क्वायर और ए स्क्वायर का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इक्वेशंस जो आएंगी वो क्या आएंगी, बी स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू एक्स, बी की पावर 4y, और यहाँ पर सी में क्या, सी स्क्वायर में क्या मल्टीप्लाई हो गया, बी स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट इक्वेशन क्या आएगी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स प्लस ए की पावर 4y ए स्क्वायर डी स्क्वायर। ठीक है, जो दोनों इक्वेशन आए उनको क्या कर लेंगे हम, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा, b की पावर 4 इंटू वाई माइनस ए की पावर 4 इंटू वाई इज इक्वल टू बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से y अगर कॉमन निकाल लेंगे हम तो क्या बचेगा, b की पावर 4 माइनस ए की पावर 4, और यहाँ से तो कुछ कॉमन निकालना नहीं है, तो y इज इक्वल टू, यहाँ पर y की वैल्यू आ गई डायरेक्टली, देख लो, था आसान, बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी स्क्वायर अपॉन बी की पावर 4 माइनस ए की पावर 4। तो यहाँ पर बड़े ही सिंपल से स्टेप्स फॉलो करते हुए हम क्या आ गए, y की वैल्यू ऊपर आ गए। अब आपको ये लग रहा है कि नहीं y की वैल्यू इतनी बड़ी कैसे है, तो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिया, जो वैल्यू है वो है। अब ये तो कोई बात नहीं हुई कि इतनी छोटी वैल्यू कैसे है, इतनी बड़ी वैल्यू कैसे है, जो वैल्यू होना चाहिए वही है। समझ में आई बात, क्लियर है। अब y की वैल्यू इतनी बड़ी आ रही है तो आपको यहाँ पर एक नई चीज़ क्या सीखना है, यहाँ पर आपको एक चीज़ ये सीखना है कि जब भी x या y में से किसी भी एक की वैल्यू इतनी बड़ी आती है तो उसको सब्स्टिट्यूट करके निकालना तो बेवकूफ़ी हो गई। ठीक है, सब्स्टिट्यूट करके दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकालना बेवकूफ़ी हो गई। क्यों, क्योंकि इतनी बड़ी वैल्यू को कहाँ कैसे पुट करोगे, और पुट भी कर दिया तो सॉल्व कैसे करोगे, दूसरे वेरिएबल की वैल्यू लाना बहुत टफ हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए, ये दोनों इक्वेशन में सबसे पहले आपने क्या किया, x के कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई कर दिया जिससे x एलिमिनेट हो गया और y की वैल्यू आ गई। अब यही प्रोसेस दोबारा मैं करता हूं, ठीक है, यही प्रोसेस मैं दोबारा करता हूं, तो क्या मैं y के कोएफिशिएंट देखकर और y के कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई नहीं कर सकता क्या? जब x की कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई किए तो x एलिमिनेट हो गया, y के कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या होना चाहिए, y एलिमिनेट हो जाना चाहिए और x की वैल्यू आ जाना चाहिए। क्लियर है क्या? तो अभी तक हम क्या करते आए थे, एलिमिनेशन मेथड लगाया, एक वैल्यू आ गई और सब्स्टिट्यूट कर दी उसको हमने किसी इक्वेशन में। यहाँ पर अगर हम सब्स्टिट्यूट करने जाएंगे तो फंस जाएंगे, तो यहाँ पर क्या करना है, एक बार एलिमिनेशन लगाया, दूसरी बार वापस से एलिमिनेशन लगा रहे हैं हम, तो अब इक्वेशन क्या बनेगी, कैंसिल, जो जो दिख रहा है सिंपली सॉल्व करते जाना है और कुछ भी नहीं है। यहाँ पर y की वैल्यू आई, वो x की वैल्यू आ गई। अब बताओ कौन सा इसमें रॉकेट साइंस था, क्या टफ था, सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी आती है ना, बस
सोचना था हमें क्या कि जब y की वैल्यू आ गई है तो हम x की वैल्यू के लिए क्या एक और बार एलिमिनेशन लगाएं बजाय सब्स्टिट्यूशन के। तो सब्स्टिट्यूशन हमेशा सिंपल नहीं होता है। यहाँ पर अगर सब्स्टिट्यूशन लगाने निकल गए ना तो कब टाइम निकल जाएगा पता ही नहीं चलेगा, और एग्जाम में सबसे कीमती क्या है? टाइम। समझ में आई बात? चल, तो 29 समझ में आया। 30 वाला दिखाता हूँ। 30 वाला काफ़ी लोगों का बन गया, बट फिर भी कुछ लोगों का डाउट आया है तो मैं यहाँ पर सॉल्व करके क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। बाकी 22 से जितने भी क्वेश्चन हैं 30 तक वो एक से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, है ना। हमने 2 मेथड सीख ली है, सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड। आज हम नेक्स्ट मेथड भी देखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। आई होप आप सभी लोगों ने ये क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे से ईमानदारी से किए होंगे। नहीं किए हैं तो बाद में पछताना ज़रूर पड़ेगा। तो अगर आप ये क्लास बिना ट्राई करे अटेंड कर रहे हो तो एक तरह से आप पाप कर रहे हो। आई बात समझ में? तो ऐसे लोग जिन्होंने ट्राई ही नहीं किया है उनके पास अभी भी टाइम है। पॉज करो, ट्राई करो, फिर वापस से देखना, ठीक है। क्योंकि ऐसे तो फिर क्या है, कोई मतलब ही नहीं रहा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 बड़ा ही आसान सा है वैसे तो, बट क्यों डाउट आया ये तो आपको खुद को चेक करके ही पता चेक करना पड़ेगा। यहाँ पर हर जगह जो लॉजिक लगने वाले हैं वो हम ऑलरेडी क्या कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पर कौन सा लॉजिक लगा रहे हैं हम? कोएफिशिएंट ऑफ x। कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है? 1/a। यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है? 1/a²। a/b अपॉन c/d, इसको क्या लिखते हैं हम? 1/a इंटू a²/1। तो स्क्वायर से a कट गया तो क्या आया? a/1। यानी कि यहाँ पर 1 का मल्टीप्लाई कर दो और यहाँ पर a का मल्टीप्लाई कर दो, है ना। इसका मतलब यही हुआ ना। तो अगर आपने ये नहीं सोचा, एलसीएम लेकर आगे बढ़ गए तो कॉम्प्लेक्स बन गया होगा ज़बरदस्ती क्वेश्चन, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि क्वेश्चन इम्पॉसिबल हो जाएगा। क्वेश्चन तो 10 तरीके से कर सकते हो आप, बट सिंपलेस्ट तरीका जो एग्जाम में कम टाइम कंज्यूम करे वो मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। जो कि आप ऑलरेडी जानते हो। क्या ये तरीका नहीं जानते? क्या आप जानते हो? तो हमने क्या किया, x के कोएफिशिएंट देखा 1/a है, x का कोएफिशिएंट 1/a², दोनों को सॉल्व किया, a/1 आ गया। a नीचे की इक्वेशन में, 1 ऊपर की इक्वेशन में मल्टीप्लाई करेंगे, देखते हैं इक्वेशन क्या बनती है। तो न्यू इक्वेशन जो बनेगी हमारी वो बनेगी x/a तो यही रहेगा, y/b एज इट इज a+b। यहाँ पर a इसमें मल्टीप्लाई होगा तो एक a से एक a कट जाएगा तो x/a आ जाएगा ये, प्लस ay/b², और यहाँ पर 2a। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो x/a कट जाएगा माइनस x/a से, बचेगा y/b माइनस ay/b², फिर a+b माइनस 2a। y कॉमन निकाला, 1/b अपॉन a/b², b माइनस a माइनस 2a में से a गया तो क्या बचा? माइनस a बचा, तो b माइनस a। y यहीं सॉल्व कर लें। यहाँ पर एलसीएम b², b माइनस a, b माइनस a, b माइनस a से b माइनस a कैंसिल। y की वैल्यू क्या आ गई? b², ठीक है। पुट कर देते हैं, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इन इक्वेशन फर्स्ट। तो x/a प्लस y क्या है? b² अपॉन b इज इक्वल टू a प्लस b। तो b से b कैंसिल, तो
x बाय ए प्लस बी, ये प्लस बी है तो इधर आके क्या हो जाएगा माइनस बी, ठीक है, और x क्या हो जाएगा a इंटू ए स्क्वायर। आई बात समझ में? तो y की और x की वैल्यू हमारे पास आ गई। क्लियर है सभी को अच्छे से? कोई डाउट? कर दूँ रफ? क्वेश्चन था, हमने कोएफिशिएंट देखे, सॉल्व किया, मल्टीप्लाई कर दिया एक दूसरे में, हमारे पास दो इक्वेशन आई, सबट्रैक्ट किया, फिर यहाँ से y की वैल्यू आई, पुट कर दी इक्वेशन फर्स्ट में, x की वैल्यू आ गई। कुछ भी टफ नहीं था। आपको अगर टफ लगता है, आपको अगर ऐसा लगता है कि हमारा आंसर क्यों नहीं आ रहा है, ठीक है, बाकी लोगों का तो आ रहा है, हमारा आंसर क्यों नहीं आ रहा है, तो कहीं ना कहीं लेक ऑफ कंसंट्रेशन की, लेक ऑफ प्रैक्टिस की, ये सारी चीज़ें क्या है, हम सोचते हैं कि कुछ नहीं होता है, सेम टाइप के क्वेश्चन तो हैं, बन जाएंगे, पर नहीं बनते हैं, ठीक है। तो ये 10th का मैथमेटिक्स है। सोचो 10th का मैथमेटिक्स अगर आपको रुला रहा है तो 11th 12th में आपका क्या होगा। तो इसीलिए हम 9th से 10th से प्रैक्टिस करने की आदत डालनी चाहिए, ठीक है। लंबी सिटिंग देना आपको आना चाहिए, क्योंकि लंबी सिटिंग देने से नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं। अगर आप थोड़ी थोड़ी देर में उठोगे, आधा आधा घंटे में उठोगे, तो लिंक टूट जाती है। हमारा जो माइंड एक फंक्शन करने लगा था पर्टिकुलर डायरेक्शन में, वो डायरेक्शन बार बार भूल जाता है, वो लिंक टूट जाती है बार बार। समझ में आई बात? क्लियर है अच्छे से? तो आपको लंबी सिटिंग की एटलीस्ट 2 घंटे एक साथ पढ़ने की आदत होनी चाहिए, ठीक है। 10th में तो डेवलप करनी ही पड़ेगी। अब आगे चल के कोई सा भी सब्जेक्ट ले लो, 11th में हर एक सब्जेक्ट आपसे सिटिंग मांगेगा। अगर आपने ऐसा सुना है कि नहीं कॉमर्स लेने में भलाई है, कॉमर्स लेने में ऐसा नहीं करना पड़ता है, तो आप गलत हो। आप कोई सा भी सब्जेक्ट ले लो 11th 12th में, आपको लंबी सिटिंग करना पड़ती है, दिमाग आपको चाहिए, ठीक है। और ये जो मैथमेटिक्स है 10th का 9th का, ये आपका ब्रेन डेवलपमेंट का काम कर रहा है, ये एक ब्रेन एक्सरसाइज है। हुई कि नहीं हुई? देखो कितना दिमाग लगाना पड़ रहा है आपको, ठीक है। तो ये ब्रेन एक्सरसाइज तो करनी ही पड़ेगी ना, बचपन से करते आए हो आप। चल, तो नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मैथड। हेडिंग डाली सभी ने, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मैथड। हम 2 मैथड ऑलरेडी देख चुके हैं। ये मैथड किस लिए है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मैथड किस लिए है? सॉल्विंग 2 साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। अगर आपको 2 लीनियर इक्वेशंस दी हुई है जिसमें 2 वेरिएबल की 2 इक्वेशंस दी हुई हैं, तो ये 2 वेरिएबल्स को सॉल्व करने के लिए, 2 वेरिएबल्स अननोन वेरिएबल्स की वैल्यू निकालने के लिए हमको काम आएगी। सबसे पहली मैथड आपने क्या पढ़ी थी? सब्स्टिट्यूशन मैथड। सेकंड मेथड क्या पढ़ी आपने? एलिमिनेशन मेथड। कोई फॉर्मूला था क्या सब्स्टिट्यूशन का? नहीं था, क्योंकि वो तो सब्स्टिट्यूशन एक मेथड है, कैसे करना है उसको कोई फॉर्मूला थोड़ी है सब्स्टिट्यूशन। वैसे ही सेकंड मेथड जो पढ़ी आपने वो है एलिमिनेशन मेथड। इसका कोई फॉर्मूला था क्या? नहीं था, क्योंकि ये तरीका होता है, वे होता है सॉल्व करने का, जिसको हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड। थर्ड वे क्या है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इसका भी कोई फॉर्मूला नहीं होता है, ये क्लियर कर दूं मैं आपको। बुक्स में अट्रैक्ट करने के लिए, स्कूल में अट्रैक्ट करने के लिए आपको फॉर्मूले बताते हैं, तो आपको रटना नहीं है, आपको ध्यान रखना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड क्या होता है, कैसे सॉल्व करेंगे। समझ में आई बात? बाकी 2 मेथड आपको आती है, ये तीसरी मेथड है। ये 3 एल्जेब्रिक मेथड है और एक है ग्राफिकल मेथड फॉर सॉल्विंग
अ पेयर ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। ठीक है, तो टोटल 4 मेथड होती है कोई भी 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल में सॉल्व करने के लिए। क्लियर है? 4 मेथड कौन कौन सी? सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड और ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड हम बाद में पढ़ेंगे इसके बाद में। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हम फटाफट से देखते हैं। अगेन मैं वापस से रिपीट कर दूं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का कोई फॉर्मूला नहीं होता है। अगर आपने फॉर्मूला रटा है तो फिर आप ही जानो। ठीक है, मैं जो तरीका बता रहा हूं उसमें किसी तरह का कोई फॉर्मूला रटना नहीं पड़ता है, बस ध्यान रखना पड़ता है कॉन्सेप्ट को। तो कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? पहली इक्वेशन है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। तो अगर यहां पर आपके पास क्या है, 2 इक्वेशंस हैं, है ना? तो आपके पास a1 b1 c1 एक इक्वेशन ये हो गई। दूसरी इक्वेशन वापस से ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। तो यहाँ पर जो हम कांस्टेंट ले रहे हैं उनको 2 दे रहे हैं। आ रही है बात समझ में? ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है कि जो भी आपको इक्वेशंस दी जाएं, जो भी आपको इक्वेशंस दी जाएं उनको आपको क्या करना है, इस फॉर्म में लिख लेना है। एक इक्वेशन दे दी आपको पहली वाली, उसको भी आपने ax प्लस by प्लस c के फॉर्म में लगा लिया, है ना? मतलब अगर आपका कांस्टेंट कहाँ दे रखा है, RHS में, तो उसको LHS में इस तरह से लाकर लिखना होगा आपको। ठीक है, और दूसरी इक्वेशन भी अगर आपको जो भी दी जाए उसको भी ax प्लस by प्लस c के फॉर्म में लिखना होगा। समझ में आ गई बात अच्छे से? अब आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाना है। क्या करना है? अब आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाना है। तो सबसे पहले ध्यान रखो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में हम क्या करते हैं, यहां x ठीक है, समझ में आया अच्छे से? ये x और x के नीचे क्या आएगा अभी बताएंगे। यहाँ y माइनस y हम लिखेंगे। ठीक है, बुक में y लिखा रहता है तो उसका भी रीजन मैं बताऊंगा। और यहाँ 1। ठीक है, x के नीचे क्या आएगा ध्यान से देखेंगे। x के नीचे जो भी लिखना है तो हम x वाला छुपा देंगे। क्या कर दिया हमने, x वाला छुपा दिया। अब क्या आएगा यहाँ पर, b1 और c2 का मल्टीप्लिकेशन, मतलब y के कोएफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म का मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो अगर आपने बुक में फॉर्मूला देखा होगा तो वो क्या लिखते हैं, b1 इंटू c2, ऐसे ही लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? तो बेसिकली ये फॉर्मूला नहीं है, ये केवल मैं एक लिखकर बता रहा हूं आपको कि यहां पर आपको क्या करना है, जो भी इक्वेशन है उसके नंबर्स को मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, यहां पर वेरिएबल को मल्टीप्लाई नहीं करना है आपको, वेरिएबल के कोएफिशिएंट को और कांस्टेंट टर्म को। तो यहां पर b1 इंटू c2 करेंगे, फिर माइनस इधर वाला लेंगे अब वापस से b2 इंटू c1, या फिर c1 इंटू b2 भी कर सकते हैं। देन y वाला लिखना है तो y वाले को छुपा लेंगे। क्या बचा, x इंटू कॉन्स्टेंट, तो a1 c2 माइनस a2 c1। ठीक है, x वाला लिखना था तो हमने क्या किया, y वाले को x वाले को छुपा लिया, जिसके नीचे लिखना है उसको हटा दो, छुपा दो। क्या दिख रहा है, b1 इंटू c2, है ना? क्रॉस में जाते हैं हम, क्योंकि मेथड का नाम ही क्या है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, लिख देंगे, देन माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, लिख देंगे। आई बात समझ में? अब देखो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो या इसको इससे मल्टीप्लाई करो, बात तो एक ही है। a इंटू बी करो चाहे b इंटू ए करो, बात एक ही होती है। तो आप ये मत सोचो कि इसको इससे करें कि इसको इससे करें, बस ये ध्यान रखो कि x छुपाया तो पहले क्या आया, y, तो y वाले को इससे मल्टीप्लाई करो कांस्टेंट से, देन फिर अगेन y वाले को कांस्टेंट से, फिर जब y के नीचे लिखना है तो y वाले को छुपा दिया। सबसे पहले क्या आया, a वाला, तो a वाले को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई, फिर माइनस a वाले को अगेन कांस्टेंट से मल्टीप्लाई। अब कांस्टेंट 1 क्या है, कांस्टेंट,
तो कांस्टेंट के नीचे क्या आएगा, इसको छुपा दो तो क्या आ रहा है, a1 को b2 से मल्टीप्लाई करेंगे और a2 को b1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये फॉर्मूला नहीं है, ये मेथड है, आपको इसको रटना नहीं है। कभी भी क्वेश्चन आएगा तो आपको डायरेक्ट इक्वेशन से मल्टीप्लाई करके लिखना है, ये पूरी ये रामायण नहीं लिखना है, फॉर्मूला नहीं है, ये एक मेथड है। क्या मेथड है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। किसका क्रॉस मल्टीप्लाई किया हमने, ये क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई, पूरा क्रॉस मल्टीप्लाई ही तो किया। तो इसीलिए ये क्या है, एक मेथड है, कोई फॉर्मूला नहीं होता है। समझ में आई बात, क्लियर है। तो जो बुक में आपको मिलता है वो क्या मिलता है, ये तो एज इट इज मिलता है, ये भी एज इट इज मिलता है, यहां पर आपको चेंज मिलता है। क्यों, क्योंकि वो लोग क्या करते हैं, माइनस को कॉमन नहीं लेते, वो माइनस को नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये क्या हो जाता है पॉजिटिव और ये क्या हो जाता है नेगेटिव। आई बात समझ में, इसको इधर इसको इधर, तो फिर गड़बड़ हो जाती है। समझ में आई बात। तो हमें गड़बड़ नहीं करना है, हमें एक ऐसी मेथड ध्यान रखना है जिसमें सब क्या हो, नीचे की तरफ सेम हो और ऊपर x, इधर -y और इधर 1। क्लियर, अच्छे से करें क्वेश्चन। तो आपके पास शीट होगी, शीट में पेज नंबर 7 पर हेडिंग डली होगी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड डली है। पहला क्वेश्चन हम करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का। सभी ने शीट डाउनलोड कर ली थी, शीट है सभी के पास। चलो तो पहला क्वेश्चन करते हैं, इसको रफ कर दूं मैं, आपने नोट कर लिया है क्या, नोट नहीं किया है तो नोट कर लो कि अगर आपके पास दो लीनियर इक्वेशन, टू वेरिएबल्स में है और उसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करना है तो हम क्या करेंगे, x लिखेंगे, फिर x के नीचे क्या आएगा, x को छुपाकर, फिर -y लिखेंगे, y के नीचे क्या आएगा, y वाली टर्म्स को छुपा दो, फिर कांस्टेंट 1 लिखेंगे और इसके नीचे क्या आएगा, कांस्टेंट को छुपा दो और क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिख दो, सबके बीच में माइनस। क्लियर है अच्छे से, कोई डाउट। और अगर ये इक्वेशन आ गई तो इससे आपको सॉल्व करना आता है। हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड में आई थिंक हमने किया था 15th और 16th क्वेश्चन कि ये कैसे सॉल्व करेंगे, है ना, इन दोनों को इक्वेट करके एक इक्वेशन, इन दोनों को इक्वेट करके एक इक्वेशन। ठीक है, ये वाली मेथड देखो हायर मैथमेटिक्स में, मतलब जब आप 11th-12th में जाओगे, है ना, कॉम्पिटिटिव के लिए तैयारी करो या ना करो, वहां पर आपको ये बहुत काम की मेथड है। ये हायर मैथमेटिक्स यानी कि 11th-12th में, 10th के बाद में जो भी आप मैथमेटिक्स पढ़ोगे उसमें काम आती है। क्लियर है अच्छे से, तो इसीलिए काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना है तो देखो, नहीं देखना है तो फिर बाद में पछताओगे। चलो तो पहला क्वेश्चन करते हैं हम इसी मेथड से, क्वेश्चन नंबर 1। तो पहली इक्वेशन है 2x + 3y = 17। दूसरी इक्वेशन है 3x - 2y = 6। ये इक्वेशन में क्या फॉल्ट है, क्योंकि ये ax + by = c है, मुझे क्या करना चाहिए, इसको मॉडिफाई करना चाहिए। तो और वी कैन राइट इट एज 2x + 3y - 17 = 0, 3x - 2y - 6 = 0। समझ में आई बात अच्छे से सभी को। थोड़ा बड़ा बड़ा लिखने से क्या होगा, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें अच्छा लगेगा। x के नीचे क्या आएगा आप जानते हो, x वाला टर्म छुपा दो, x वाला टर्म छुपा दिया, क्या दिख रहा है, y और कांस्टेंट 3 × -6। तो इसको मैं बहुत ही अच्छे से ब्रैकेट लगा कर इस तरह से करूंगा, डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करके लिख रहा हूं मैं, ताकि आपको समझ में आए। फिर -2 × -17। नेक्स्ट क्वेश्चन से मैं डायरेक्ट करूंगा, ठीक है। तो आपको भी अगर ये वाला क्वेश्चन ऐसे करना है तो ऐसे कर लो, एकदम बेसिक तरीके से। y वाले छुपा देते हैं, 2 × -6 माइनस 3 × -17, फिर 1 है तो कांस्टेंट वाले छुपा दिए, कांस्टेंट वाले छुपा दिए तो क्या आ गया
2 इंटू -2 -3 इंटू 3, ठीक है। एक बार अगर चेक करना है तो चेक कर सकते हो, वरना आगे कंटिन्यू कर सकते हो। x यहाँ पर 6 3 18, माइनस माइनस प्लस, बट ये वाला माइनस एज इट इज रहेगा, क्योंकि क्या है 3 माइनस है, 3 माइनस मतलब माइनस ही होगा। माइनस माइनस प्लस, 17 इंटू 3 51, ठीक है। ठीक है, ये आ रहा है क्या, x अपॉन -52 -y अपॉन 39 और 1 अपॉन -13। हमें x और y की वैल्यू निकालना है। हमें क्या निकालना है, x और y की वैल्यू। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं x को इससे इक्वेट करता हूँ। तो फॉर द वैल्यू ऑफ x what we will do, x अपॉन -52 इज इक्वल टू 1 अपॉन -13। मैं इन दोनों को इक्वेट क्यों नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मुझे x और y की वैल्यू चाहिए। तो अगर इन दोनों को इक्वेट कर दूंगा तो एक इक्वेशन बन जाएगी 2 वेरिएबल में x और y के रेस्पेक्ट में, दिख रहा है। तो मैं चालाकी करूंगा। क्या चालाकी करेंगे हम, x वाले को कांस्टेंट से इक्वेट करेंगे। तो हमारे पास क्या आएगा, x इज इक्वल टू -52 अपॉन -13। कितनी बार में, 4 टाइम्स। तो x की वैल्यू 4। फॉर द वैल्यू ऑफ y वी विल इक्वेट -y/39 विथ 1 अपॉन -13। तो -39/-13, y की वैल्यू 3। क्लियर। ये -39 इधर लेकर चला गया, माइनस से माइनस कैंसिल, 13 3 ज़ा 39, सेम यहाँ पर। तो x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 3। क्लियर है सभी को अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, चलो। सेकंड क्वेश्चन समझ में आया क्या करना है, एक बार फिर से बताऊं क्या। अगर इक्वेशंस आपके पास दी हुई है तो आपको सबसे पहले ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी के फॉर्म में अगर दी हुई है तो ax प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में लिखना है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाने के लिए x के नीचे क्या आएगा, बाकी दोनों, है ना, ये दोनों मल्टीप्लाई किए, देख लो, फिर माइनस का साइन, फिर ये दोनों मल्टीप्लाई किए, ठीक है। इनको हम डायरेक्ट करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। इस तरह से लिख के करने के बजाय डायरेक्ट ये चीज़ आना चाहिए, ठीक है। फिर y वाला लिखना है, -y लिखना है आपको, और क्या करना है, 2 इंटू -6, फिर 3 इंटू -17। आई बात समझ में। कांस्टेंट वाले के नीचे क्या आएगा, कांस्टेंट वाला छुपा देंगे, 2 इंटू -2 और 3 इंटू 3, बीच में माइनस है। सॉल्व करते गए और इक्वेट करते गए, आ गया। क्लियर है सभी को अच्छे से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे।
अब यहाँ पर ध्यान से, क्योंकि सेकंड क्वेश्चन में क्या गोलमाल किया है, देखो 4x माइनस 7y प्लस 28 इक्वल टू 0 और यहाँ पर 5y लिख दिया, x के नीचे y लिख दिया, ठीक है, ताकि हम गलती कर दें और हमारा गलत हो जाए। बट हम ऐसा करेंगे क्या, नहीं, हम बहुत ही ध्यान से चल रहे हैं तो हम गलती कर ही नहीं सकते इस तरह की। तो फर्स्ट इक्वेशन लिखी, सेकंड इक्वेशन को मॉडिफाई करते हुए, रीअरेंज करते हुए, मॉडिफाई नहीं कर रहे हैं, रीअरेंज कर रहे हैं, माइनस 7x यहाँ केयरफुली बिल्कुल और प्लस 5y यहाँ प्लस 9 इक्वल टू 0। x के नीचे क्या आएगा लिखते हैं, फिर माइनस y के नीचे। स्क्रीन पॉज करो और खुद से ट्राई करो, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपने देख लिया कैसे करना है, क्या करना है। अब तो ये दूसरा क्वेश्चन है तो आप खुद से भी कर सकते हो। आई कि नहीं आई बात समझ में? तो बोर्ड पर नहीं देखना है, पहले खुद से ट्राई करो, स्क्रीन पॉज करो फटाफट से और खुद से ट्राई करो। एक्स वाले लिखने, तो एक्स वाले को छुपाया, तो हमारे पास क्या आया यहाँ पर, x अपॉन -203 माइनस वाई अपॉन 232 और 1 अपॉन -29, यही आ रहा है कि आपके पास भी? बताओ कि कुछ और आ रहा है। एक बार फिर से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, मुझे x वाला गलत लग रहा है। ठीक, सॉल्व करेंगे फटाफट से, x और y की वैल्यू निकालेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड में। तो जैसे कि हमने पहले किया था, x वाले को कांस्टेंट से क्या कर देंगे, इक्वेट कर देंगे। तो यहाँ पर -203 अपॉन -29, क्या 29 203 से कैंसिल आउट होगा? तो 9 7 9 63, तो 7 से करके देखते हैं। 7 9 63, 7 2 14, 203, ठीक है। तो 7 टाइम्स में चला गया, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 7 आ गई, ठीक है। यहाँ पर कैसे सोचा हमने कि 9 × 7 63 होता है, तो 3 लास्ट में, तो
इस तरह से हम सोच सकते हैं। आई होप ये आपको आता होगा, नहीं भी आता है तो सीख जाओगे धीरे धीरे। ऑब्जर्व करो, कैलकुलेशन फास्ट करना स्लो करना आपके हाथ में है, ठीक है। ट्वेंटी 29 इंटू 7 203 हो रहा था, एक और बार 29 ऐड कर देंगे तो 232 आ जाएगा, यानी कि 8 आ जाएगी y की वैल्यू। समझ में आई बात। माइनस वाई प्लस वाई कैसे बन गया, माइनस कहाँ चला गया 232 के साथ में, यहाँ पर माइनस से माइनस कैंसिल, और कितनी बार में 8 बार में इसको कैंसिल आउट कर दिया 29 ने। क्लियर है। तो इस तरह से हमारे पास क्या आ गई, वैल्यू आ गई x और y की। क्लियर है सभी को, समझ में आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलें, तो क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। कर पा रहे हो खुद से? फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट मेथड है, ठीक है। अच्छी अच्छी एग्जाम्स में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं, है ना। अभी आपको 2 इक्वेशंस 2 वेरिएबल्स होता है ना। आगे की क्लासेस में आपको, हायर क्लासेस में आपको 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल मिलता है। तो 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल सिर्फ और सिर्फ इसी से सॉल्व हो पाता है, ठीक है। तो इसीलिए अगर ये सीख लोगे तो अच्छा रहेगा, नहीं तो आप जानते ही हो आपकी लिमिट क्या है। थर्ड क्वेश्चन है x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू ए प्लस बी, और x अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 2। इस तरह का क्वेश्चन हम एलिमिनेशन मेथड में कर चुके हैं, ठीक है। बट यहां पर आपको क्या क्वेश्चन अगर इस तरह का आया कि सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, तो आपको कैसे करना है वो मैं सिखा चुका हूं, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले आपको ax प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में लिखना होता है। आई बात समझ में? करो फटाफट से। ax प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में लिखना होता है, ठीक है। क्वेश्चन उतारा अच्छे से। तो सबसे पहले वी आर रीराइटिंग द गिवन इक्वेशन, तो जो a प्लस बी उसको इधर लाएंगे तो माइनस टाइम्स ऑफ होल ब्रैकेट a प्लस बी इक्वल टू 0, और यहाँ पर x अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई बाई बी स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0। आप जब भी लिखोगे रीराइट करके वापस से लिखोगे जो गिवन इक्वेशन है उसको, तो इस तरह से लिखो x के नीचे x, y के नीचे y, कांस्टेंट के नीचे कांस्टेंट, ताकि आप जब भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाओगे तो इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे, वो बहुत ही अच्छे से आपको क्लियरली विजिबल हो। समझ में आई बातें? चलो, तो फॉर्मूला नहीं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाते हैं हम। तो x के नीचे क्या आएगा, x को छुपा दिया हमने, ठीक है। y आएगा क्या, नहीं, y का कोएफिशिएंट क्या है 1 अपॉन बी, 1 अपॉन बी इंटू -2, तो -2 इंटू 1 अपॉन बी यानी कि -2 बाई बी, ठीक है। ध्यान से देखो, हमें क्या करना है, x के नीचे लिखना है, तो क्या आएगा, दिस टर्म मल्टीप्लाई बाय दिस टर्म,
ठीक है। अब यहाँ पर y लिखेंगे क्या, नहीं, y के कोएफिशिएंट, y का कोएफिशिएंट क्या है 1/b, 1/b -2 से मल्टीप्लाई होगा तो -2/b लिखेंगे। वैसे ही यहाँ पर 1/b² मल्टीप्लाई बाय माइनस टाइम्स ऑफ a प्लस बी, तो सबसे पहले यहाँ माइनस, ठीक है, और इसका माइनस, ठीक है, माइनस टाइम्स ऑफ a प्लस बी अपॉन b², तो माइनस माइनस क्या बन गया प्लस, a प्लस बी अपॉन कितना है यहाँ पर b²। क्लियर है अच्छे से? देखा, वापस से दिखाऊं, x के नीचे क्या आएगा, दिस टर्म मल्टीप्लाई बाय दिस टर्म, तो y का कोएफिशिएंट क्या है 1/b, 1/b इंटू -2, तो -2/b। फिर y का कोएफिशिएंट यहाँ क्या है 1/b², तो 1/b² किससे मल्टीप्लाई होगा, माइनस टाइम्स ऑफ a प्लस बी, माइनस टाइम्स ऑफ a प्लस बी, यानी कि यहाँ जो माइनस था और a प्लस बी के बाहर का माइनस, माइनस माइनस बन गया प्लस, तो a प्लस बी अपॉन b²। समझ में आई बात? अब चलते हैं y के लिए, -y, यहाँ पर क्या आएगा -2/a, सिमिलरली बिल्कुल वैसे ही कर रहे हैं हम, और यहाँ पर क्या आ जाएगा a प्लस बी अपॉन a², ठीक है। y के लिए तो हम इसको y की टर्म्स को छुपा देंगे, 1/a इंटू -2, तो -2/a हो गया। फिर यहाँ माइनस लिखा है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, a प्लस बी अपॉन a², a प्लस बी अपॉन a²। क्लियर है? ठीक है अच्छे से। यहाँ पर प्लस क्यों आया, माइनस माइनस प्लस। अब कांस्टेंट वाला हटा दिया, क्या बचा 1/a इंटू 1/b², तो 1/ab² माइनस 1/a²b, ठीक है। क्लियर है अच्छे से? अब यहाँ पर क्या कर सकते हो आप, पहले सॉल्व कर सकते हो तीनों को, या डायरेक्टली इक्वेट करना चाहो तो x और कांस्टेंट को इक्वेट कर दिया, y और कांस्टेंट को इक्वेट कर दिया, बट मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर एलसीएम आएगा b², ठीक है, तो यहाँ पर -2b और b² है, तो यहाँ a प्लस बी एज इट इज। छोटा तो नहीं हो रहा है, बोलकर बताता हूं मैं। b और b² में से एलसीएम क्या आएगा, b² b और b² में, तो यहाँ पर क्या आएगा -2 इंटू b आ जाएगा, b टाइम्स, ठीक है, और यहाँ पर b² है, b² तो 1 टाइम्स, तो a प्लस बी एज इट इज। क्लियर? अब यहाँ पर चलते हैं, एलसीएम a² -2a प्लस a प्लस बी, यहाँ पर एलसीएम लेते हैं a² b², एलसीएम यहाँ पर a माइनस बी, ठीक है। a b² था, यहाँ पर a² b था, बड़ा क्या है b², बड़ा क्या है a², तो a² b² क्या आ गया, एलसीएम आ गया, कॉमन फैक्टर आ गया, ठीक है। यहाँ पर किस चीज़ की कमी है, इसको कंपेयर करेंगे तो a की कमी है, तो a क्या हो गया मल्टीप्लाई, तो a आ गया। यहाँ पर क्या है b कम है, एक b कम है, तो b मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। समझ में आई बातें अच्छे से? अब हम फाइनली इक्वेट करते हैं x को और कांस्टेंट को, फिर y को और कांस्टेंट को। तो जब x को हम कंपेयर करेंगे तो b² कहाँ चला जाएगा, यहाँ पर, तो xb² अपॉन a -2b में से b गए तो कितना होगा, a माइनस बी होगा कि नहीं होगा। और किससे कंपेयर कर रहे हैं हम, कांस्टेंट से, a माइनस बी अपॉन a² इंटू b², ठीक है क्लियर? फर्दर सॉल्व करने के लिए a माइनस बी इंटू a माइनस बी अपॉन
ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और ये कहाँ, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई होगा बी स्क्वायर। तो x का वैल्यू सॉल्व करो फटाफट से, x की वैल्यू फास्ट सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये, 3rd है। यहाँ पर एक चीज़ देखेंगे क्या, कि एलसीएम जब हम लेंगे, है ना, तो ये तो क्या है, पूरा डिनोमिनेटर है, ठीक है। यहाँ पर जो किया था हमने सही किया था, बट 1 तो हमने लिखा ही नहीं, तो 1 अपॉन एलसीएम यहाँ आएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है। और इस तरह से, तो जब हम इक्वेट करेंगे तो टर्म्स क्या हो जाएगी, ऊपर नीचे हो जाएगी, है ना। तो यहाँ पर तो और इजी आ जाएगा हमारा, क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर कहाँ चला गया, ऊपर चला गया, दिखा, और a माइनस बी डिनोमिनेटर बन गया, ठीक है। तो जब ये इधर जाएगा तो ये वाली टर्म इस वाली टर्म को कैंसिल आउट कर देगी, है ना। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल, यानी कि x की वैल्यू कितनी सिंपल आ गई, देखो ए स्क्वायर, ठीक है। तो कहाँ मिस्टेक की हमने, यहाँ मिस्टेक की थी कि 1 अपॉन हमने नहीं लिखा, हमने डायरेक्ट एलसीएम लेकर लिख दिया, ठीक है। तो जल्दबाजी में ऐसी गड़बड़ बिल्कुल नहीं करना है हमें, ठीक है। उससे क्या होगा, आंसर कॉम्प्लेक्स बन जाएगा और सही भी नहीं होगा। अब हम कंपेयर करते हैं y को, तो माइनस वाई मल्टीप्लाई में क्या रहेगा, ए स्क्वायर, है ना। मतलब हम सिंप्लीफाई करते हुए क्या कर रहे हैं, इक्वेट कर रहे हैं, ठीक है। माइनस वाई, अब यहाँ पर 2a में से a गया तो माइनस a बचेगा, तो माइनस a प्लस b, माइनस 2a में से a गया तो क्या बचेगा, माइनस a प्लस b। और ये ए स्क्वायर कहाँ चला गया, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर कहाँ जाता है, न्यूमरेटर में, तो चला गया। इसको कंपेयर करते हैं, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर कहाँ जाएगा, न्यूमरेटर में, और यहाँ a माइनस बी, ठीक है। फर्दर सॉल्व करते हैं। अब यहाँ a माइनस बी है और यहाँ क्या है, माइनस ए प्लस बी, तो माइनस ए कॉमन ले लें, देखते हैं क्या होता है। माइनस कॉमन ले लिया तो a माइनस बी बन गया, तो a माइनस बी से a माइनस बी कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, y इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, तो y इज इक्वल टू बी स्क्वायर। क्लियर है, x की वैल्यू ए स्क्वायर, y की वैल्यू बी स्क्वायर, कोई डाउट, क्लियर है सभी को, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से कैसे करने हैं, क्लियर हुआ सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह का, 4th किया ना अभी हम, नहीं 3rd किया, 4th करते हैं, 4th करते हैं। अगर आपको क्वेश्चन में कहीं पे डाउट है
तो अच्छे से साइड में किसी भी स्टेप को सॉल्व करके देखो, आपको समझ में आएगा अच्छे से, ठीक है। वैसे तो मैंने काफ़ी धीरे धीरे और एक्सप्लेन करते हुए अच्छे से बताया है, बट फिर भी आपको अगर कहीं पर भी दिक्कत आ रही है तो या तो डायरेक्ट पूछ लो, है ना, चैट बॉक्स पे, और अगर आ गया है तो अच्छी बात है। बिल्कुल बेसिक मैथमेटिक्स लगेगा, है ना, सॉल्व करने में। दिखने में केवल वो तो लगता है कॉम्प्लेक्स है, बाकी सॉल्व करोगे तो एकदम बेसिक मैथमेटिक्स ही लग रहा है। 2/x + 3/y इज इक्वल टू 13, और दूसरी इक्वेशन है 5/x माइनस 4/y इक्वल टू -2, ठीक है। अब यहाँ पर एक बात ध्यान रखना कि x और y क्या आ गए, अपॉन में आ गए, है ना। फोर्थ वाले क्वेश्चन में क्या ध्यान रखना है आपको, x और y अपॉन में आ गए। तो इस टाइप के क्वेश्चन हमने एलिमिनेशन मेथड में किए थे, आपको थोड़ा सा वैसा ही करना पड़ेगा। लेट 1/x इज इक्वल टू a और 1/y इज इक्वल टू b, है ना। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप सॉल्व कर ही नहीं पाओगे, कि क्लियर है। तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, 1/x को a सपोज कर लिया, 1/y को b सपोज कर लिया। अब जो इक्वेशन बनेगी वही आपके पास इक्वेशन रहेगी। तो 2a + 3b, और 13 को मैं इधर ले आता हूँ, -13 इक्वल टू 0, ठीक है। वैसे ही 5a - 4b + 2 इक्वल टू 0, ठीक है। तो हमारे पास फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन जो थी उसमें हमने 1/x को a लिया, 1/y को b लिया, और हमारे पास क्या नई इक्वेशन आ गई, थर्ड और फोर्थ, ठीक है। अब इस इक्वेशन से हमको a और b की वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगा के निकालनी। क्या मैं यहाँ x लिखूं क्या? नहीं, क्योंकि यहाँ तो क्या है, a और b आ गए, वेरिएबल्स क्या आ गए, a और b। तो मुझे यहाँ पर a लिखना पड़ेगा, यहाँ -b लिखना पड़ेगा, और यहाँ तो 1 ही रहेगा। समझ में आई बात? जब इक्वेशन x और y के फॉर्म में हो तो यहाँ पर x और y आते हैं। जब इक्वेशन u और v के फॉर्म में हो तो यहाँ u और यहाँ v। जब इक्वेशन m और n के फॉर्म में हो तो यहाँ m और यहाँ n। इसका मतलब जो भी दो वेरिएबल में हो इक्वेशन, यहाँ पर वो दो वेरिएबल आते हैं। क्लियर है? आई बात समझ में? बोला था ना फॉर्मूला नहीं है, ठीक है। ये क्या है, एक मेथड है। सॉल्व कर लेते हैं। थ्री 2 ज़ा 6 माइनस प्लस 13 × 4 52 -52। बी वाला लिखना है तो बी को छुपा लो। 2 2 ज़ा 4 माइनस 13 × 5 65 -65 माइनस प्लस 65। कांस्टेंट वाला 2 4 ज़ा 8 -8 5 3 ज़ा 15 -15। a अपॉन -52 में से 6 गए तो कितने बचे, 46 -46। फिर -b लिखा और 65 और 4 69। फिर 1 अपॉन -8 और -15 -23। ठीक है। अब इसको क्या कर लेते हैं, हम इक्वेट कर लेते हैं। a की वैल्यू क्या आएगी देखते हैं। a अपॉन -46 1 अपॉन -23। तो a इज इक्वल टू -46 अपॉन -23 कितनी टाइम्स में जाएगा, 2 टाइम्स में। तो a की वैल्यू क्या आ गई, 2। फिर नाउ -b अपॉन 69 इज इक्वल टू 1 अपॉन -23। ठीक है। तो b का -69 उधर लेके चला जाएगा कितनी, 3 टाइम्स में। तो b की वैल्यू 3 आ गई, है ना। क्लियर है।
ए और बी की वैल्यू आई है, ये हमें किसकी निकालना है, एक्स और वाई की निकालना है। ए और बी की वैल्यू अगर आपके पास आ गई तो क्या आप एक्स और वाई की वैल्यू नहीं बता सकते। अगर ए की वैल्यू 2 आई है तो आप क्या बोलोगे, देयरफॉर एक्स की वैल्यू 1/2 और बी की वैल्यू कितनी आई है 3, तो देयरफॉर वाई की वैल्यू 1/3। तो 1/2 और 1/3 वैल्यूज आ गई। क्लियर है अच्छे से, है कि नहीं है क्लियर, पक्का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 4th तथा 5th करते हैं। समझ में आया इस क्वेश्चन में क्या किया हमने। सब्स्टिट्यूशन मेथड में जैसा करते थे, एक्स और वाई जब कहाँ आ जाए, डिनोमिनेटर में आ जाए, तो क्या करते थे वही किया है हमने यहाँ पर, और इक्वेशन हमारी वैसी बन गई फेवरेबल। तो फिर हमने फर्दर कैसे सॉल्व किया, बिल्कुल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगा के सॉल्व किया। ये ध्यान रखना, यहाँ एक्स और वाई लिख दिया तो गड़बड़ हो जाएगी, आप बोलोगे क्या कि ये एक्स है ये वाई है, और जो कि क्या है गलत है, क्योंकि एक्स और वाई तो ये हैं। क्लियर। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में सबसे ज़्यादा ध्यान एक तो प्लस माइनस का रखना है, दूसरा जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो ए और बी का आपको ध्यान रखना पड़ता है। ठीक। 5th क्वेश्चन, ऐसा ही है क्या 5th क्वेश्चन, करते हैं। a by x plus b by y equal to 0, ab square x plus a square b by y ठीक है। तो 5th क्वेश्चन कर लिया नोट, आपके पास शीट में है 5th क्वेश्चन। a by x plus b by y equal to 0 और ए बी स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस ए स्क्वायर बी अपॉन वाई इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पर सेम वही प्रोसीजर फॉलो करना है, कुछ भी नया नहीं है। लेट 1 बाई एक्स इक्वल टू ए और 1 बाई वाई इक्वल टू बी, ठीक है। तो हमारी न्यू इक्वेशंस क्या बन जाएगी, ए और बी हम यहाँ नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ पर ए और बी क्वेश्चन में है, तो पी और क्यू ले लेते हैं। तो ए इंटू पी प्लस बी क्यू इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर कौन सी टर्म नहीं है, कांस्टेंट टर्म नहीं है। यहाँ पर तो कांस्टेंट टर्म है, बट यहाँ पर कांस्टेंट टर्म है क्या, नहीं है। तो कांस्टेंट टर्म को 0 जरूर लिखो यहाँ पर, ठीक है। नहीं तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते वक्त क्या हम गड़बड़ कर देते हैं। कैसी गड़बड़ अभी बताते हैं। तो ए बी स्क्वायर और 1 बाई एक्स को क्या लिख सकते हैं, पी प्लस ए स्क्वायर बी इंटू क्यू प्लस की जगह यहाँ क्या आ जाएगा माइनस, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इधर आएगा, तो माइनस टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है। तो पहली टर्म के नीचे पहली टर्म, दूसरी टर्म के नीचे दूसरी टर्म, तीसरी टर्म के नीचे तीसरी टर्म, ठीक है। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। अब यहाँ लगाते हैं हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मैथड। तो हमने क्या माना है, P और Q। तो सबसे पहले यहाँ क्या लिखेंगे हम, P, ये पहले ही लिख दो ताकि हमारी गड़बड़ हो है ही ना, ठीक है। तो P वाला लिखने के लिए सबसे पहला छुपा दो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्या नहीं लिखना है, P और Q क्या है, वेरिएबल्स हैं हमारे लिए। तो B इंटू दिस, ठीक है, माइनस टाइम्स ऑफ, ये माइनस इधर चला गया तो माइनस बी टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे इट विल बिकम 0, ठीक है। इसलिए बोला था 0 लिखना जरूरी है, क्योंकि अगर 0 नहीं लिखते हैं तो कभी कभी हम किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1 से, जो कि गलत होता है। तो इसको 0 से मल्टीप्लाई कर दिया। देन Q वाला लिखना है तो Q वाला छुपा दिया, क्या होगा, A इंटू,
तो -a टाइम्स a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा ये 0। कांस्टेंट को छुपा देते हैं, a इंटू ए स्क्वायर b, तो a क्यूब b है ना, a किससे मल्टीप्लाई होगा a स्क्वायर b से, तो a क्यूब b बन जाएगा, माइनस ये से मल्टीप्लाई होगा तो a b क्यूब। आ रही बात समझ में, क्लियर है अच्छे से, कोई प्रॉब्लम? ठीक है, अब p q और 1 के नीचे वाले आ गए हमारे पास, हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करके और फिर क्या कर देते हैं, इक्वेट कर देते हैं। ठीक है, मेथड कोई सी भी टफ नहीं है, बस अगर आपके पास एग्जाम में ऑप्शंस आते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आई थिंक जल्दी सॉल्व हो जाती है। अगर प्रैक्टिस अच्छी हो तो आपको कॉन्फिडेंस भी आ जाता है। ए बी कॉमन ले लिया, ए बी निकाला तो क्या बचा, यहाँ से ए स्क्वायर और बी तो बाहर, ए बी निकाला तो ए तो बाहर और बी स्क्वायर बचा। क्लियर है अच्छे से? ऐसा क्यों किया, यहाँ देखकर पी के नीचे वाला और क्यू के नीचे क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसलिए यहाँ पर भी हमने वैसा ही कर दिया। इक्वेट करते हैं, पी अपॉन माइनस बी टाइम्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर 1 अपॉन ए बी इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कैंसिल, p की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस बी अपॉन ए इंटू बी, बी से b कैंसिल, तो p की वैल्यू माइनस वन अपॉन ए, p की वैल्यू क्या आ गई, -1/a। क्लियर है? अब इक्वेट करते हैं हम Q को, और कांस्टेंट को, तो नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल और Q की वैल्यू 1/b आ जाएगी। Q की वैल्यू क्या आ गई, 1/b। P की वैल्यू -1/a और Q की वैल्यू 1/b। क्लियर है अच्छे से? अब हमें x और y की वैल्यू चाहिए, तो P की वैल्यू अगर -1/a तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ, -a, और अगर Q की वैल्यू 1/b तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, b। ठीक है, क्लियर है? चल, ये 5th वाला था, ये क्वेश्चन 5th था। नेक्स्ट 6th, समझ में आया? हर कदम पे अच्छे से केयरफुली चलोगे तो कहीं मिस्टेक नहीं होगी, और मिस्टेक नहीं होगी तो आंसर सही आएंगे एक बार में। ठीक है, और अगर हमने ज़रा सी भी मिस्टेक कर दी है ना, अगर मान लो मुझसे भी मिस्टेक हो जाती, इसको इधर लाने में, या मैं माइनस नहीं करता प्लस कर देता, तो सब गड़बड़ हो जाता है ज़रा से में। तो हमको पूरा कंसंट्रेशन यहीं रखना है और सॉल्व करना है। ठीक है,
तो मैंने सिक्स्थ वाली इक्वेशन को क्या ax प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में डायरेक्ट लिख दिया, जो कांस्टेंट RHS में था LHS में ले आया, और यहाँ पर भी ax माइनस बी वाई माइनस 2ab। ठीक है, हम जानते हैं कि अगर ax प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में लिख दिया है हमने, तो हम क्या कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगा सकते हैं। x इस बार, y इस बार कहाँ है, न्यूमरेटर में ही है, डिनोमिनेटर में नहीं है, तो यहाँ पर हम डायरेक्टली x फिर y वाला है ना कर लेंगे। ठीक है, चलो, तो x वाले के लिए हम क्या करेंगे, x वाले टर्म्स को छुपा देंगे, बचा क्या, y और कांस्टेंट। तो माइनस बी बाय ए मल्टीप्लाई बाय माइनस 2ab। ठीक है, इसको थोड़ा बड़ा लिखेंगे ताकि समझ में आए अच्छे से, है ना। x वाले के लिए x वाली टर्म्स छुपा दी, माइनस बी बाय ए मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 2ab से, फिर नेगेटिव साइन, माइनस बी को हमको मल्टीप्लाई करना है किससे, माइनस टाइम्स a प्लस बी से, तो माइनस माइनस क्या बन गया, प्लस, तो b टाइम्स a प्लस बी। ठीक है, और ये वाला माइनस क्या करेगा, इस पूरे को नेगेटिव बना देगा। समझ में आई बात। यहाँ पर नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, और a से a कट जाएगा। ठीक है, हाथों हाथ सॉल्व भी करते चल रहे हैं हम। देन नेगेटिव टाइम्स ऑफ y की टर्म्स को छुपा दिया, a बाई बी मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 2ab से, नेगेटिव साइन, a को मल्टीप्लाई करेंगे हम a इंटू बी से, और नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो a इंटू ए प्लस बी, देन यहाँ कांस्टेंट। जब कांस्टेंट के नीचे लिखना है तो क्या करेंगे, कांस्टेंट टर्म्स को हाइड कर देंगे, फिर क्या करेंगे, x को y वाले से मल्टीप्लाई, फिर नीचे वाला x वाले को y वाले से मल्टीप्लाई, तो a बाई बी मल्टीप्लाई बाय माइनस बी, माइनस a इंटू माइनस बी बाय ए। ठीक है, तो b से b कैंसिल, a से a कैंसिल। फर्दर सॉल्व करके नीचे लिखते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2b स्क्वायर आ जाएगा यहां पर, इसको ओपन करके मल्टीप्लाई कर रहे हैं, माइनस बी ए माइनस बी स्क्वायर, माइनस वाई के नीचे क्या आएगा, b से b कैंसिल। ठीक है, माइनस 2a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस ab। यहां पर ये नेगेटिव साइन दिख रहा है, भूलना नहीं है इसको, माइनस a, यहां पर नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। टू बी स्क्वायर में से बी स्क्वायर गया तो क्या आएगा, बी स्क्वायर माइनस ए बी, है ना, बी ए को ए बी लिख सकता हूं, माइनस वाई, 2a स्क्वायर में से a स्क्वायर गया, माइनस ए स्क्वायर प्लस ए बी, अब इक्वेट करते हैं हम x की, और y की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे। फटाफट से इक्वेट करेंगे,
x को हम क्या लिख सकते हैं, x अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए बी, इक्वेट कर रहे हैं हम 1 अपॉन माइनस ए प्लस बी से। यहाँ पर अगर हम b कॉमन ले लें तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर b माइनस ए आ जाएगा, और यहाँ पर माइनस कॉमन ले लें तो क्या आ जाएगा, माइनस कॉमन लेने की ज़रूरत ही नहीं है, b माइनस ए ऑलरेडी है यहाँ पर, ठीक है। अगर हमको इसके सिमिलर बनाना है, एक जैसा बनाना है ताकि ये कट जाएं, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, b कॉमन ले लिया तो b माइनस ए बन गया, और ये ऑलरेडी b माइनस ए है, अरेंज करके लिख दिया। तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, b, x की वैल्यू क्या आ गई, b, b इंटू 1 b, ठीक है। y की वैल्यू निकालते हैं, y की वैल्यू निकालने के लिए माइनस वाई अपॉन माइनस ए स्क्वायर प्लस ए बी, और यहाँ पर क्या है 1 अपॉन माइनस ए प्लस बी। माइनस ए कॉमन निकालेंगे तो क्या आया, ए माइनस बी। माइनस ए कॉमन निकालने की ज़रूरत नहीं है, माइनस ए प्लस बी, ए कॉमन निकालते हैं हम, है ना। ए कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा, माइनस ए स्क्वायर में से ए निकाल लिया तो माइनस ए बचा, और ए बी में से ए निकाल लिया तो बी बचा, ठीक है। और यहाँ पर सेम है ही सही, माइनस ए प्लस बी कैंसिल आउट हो जाएगा ये दोनों। तो y की वैल्यू माइनस वाई अपॉन ए इक्वल टू 1, तो a नेगेटिव में चला जाएगा, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा और y का नेगेटिव ले जाएगा वो, ठीक है। आ रही बात समझ में अच्छे से, y नेगेटिव में था, माइनस वाई इक्वल टू ए लिखो या y इक्वल टू माइनस ए लिखो, तो x की वैल्यू b और y की वैल्यू माइनस ए। क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने कर लिए हमने, 6 क्वेश्चंस कर लिए, 7th करो फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। पूरा देखो कैलकुलेशन का खेल है, अगर आप कैलकुलेशन क्या करोगे, अच्छे से करोगे यहाँ पर, है ना, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। मेन ये वाली जो फर्स्ट स्टेप हम करते हैं, इसमें प्रॉब्लम होती है, ठीक है। फर्स्ट स्टेप अगर आपने केयरफुली कर ली तो फिर आपसे कहीं गलती नहीं होगी, ठीक है, और होगी तो भी पकड़ में आ जाएगी वो। तो जो कॉन्स्टेंट्स RHS में लिखे हुए उसको LHS में लाकर मैंने यहाँ पर लिख दिया है, और अब हम क्या कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगा सकते हैं। x वाले हाइड कर देंगे x वाले लिखने के लिए, तो 3b इंटू माइनस टाइम्स ऑफ, क्योंकि 3b इंटू दिस होल ब्रैकेट, तो ये माइनस भी मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस यहाँ पर लिख दिया मैंने 3b इंटू
अब केवल ब्रैकेट लिखना होगा, बीच में माइनस नहीं लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पे माइनस लिखा, फिर 2b, अब यहाँ पर भी क्या है नेगेटिव, तो 2b इंटू नेगेटिव टाइम्स ऑफ a प्लस 2b, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो 2b इंटू a प्लस 2b, क्लियर, इक्वल टू माइनस वाई, y वाले हाइड कर देते हैं, है ना, x वाले लिखना थे तो x वाले हाइड कर दिए, y के नीचे लिखना है तो y वाले हाइड कर दिए, बाकी दोनों, तो 2a इंटू ये वाला टर्म, तो माइनस टाइम्स ऑफ 2a इंटू 2a प्लस b, फिर माइनस आएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 3a इंटू a प्लस 2b, क्लियर है। अब कांस्टेंट वाला, कांस्टेंट वाले के लिए छुपा देंगे 2a इंटू 2b 4ab माइनस 3 3 9ab, क्लियर। फर्दर सॉल्व करते हैं, केयरफुली मल्टीप्लाई करना है और कुछ भी नहीं करना है आपको, यहाँ पर एकदम आसान है, ज़रा सी गलती और पूरा गलत। ऐसे क्वेश्चंस अगर गलत भी हो जाए ना तो पता भी नहीं चलेगा कहाँ गलत हुए है, तो इसीलिए बहुत ही केयरफुली ध्यान से सॉल्व करो। 4ab में से 9ab माइनस 9ab में से 4ab का कितने बचे, माइनस 5ab। अब यहाँ पर ab वाली टर्म, ये b स्क्वायर वाली टर्म, ठीक है, तो क्या करें, इनको सॉल्व कर लेते हैं। फिर वैसे यहाँ पर a स्क्वायर वाली ab और ab वाली, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो x के अपॉन में माइनस 6ab में से 2ab गए तो माइनस 4ab बचे, माइनस 4ab, माइनस 3b स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर, तो कितना प्लस b स्क्वायर, फिर y माइनस वाई, माइनस 4a स्क्वायर और 3a स्क्वायर, तो माइनस a स्क्वायर, माइनस 2ab प्लस 6, तो प्लस 4ab, यहाँ पर 1 अपॉन माइनस 5ab। इक्वेट कर देते हैं, तो 1 अपॉन x अपॉन क्या है हमारे पास, माइनस 4ab प्लस b स्क्वायर, और कांस्टेंट में है 1 अपॉन माइनस 5ab, ठीक है। x की वैल्यू ऐसी कुछ आ रही है, ऐसी कुछ, इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हो, b को कॉमन लेके और सिंप्लीफाई कर सकते हो इसको फटाफट से, तो माइनस b कॉमन लिया, 4a माइनस b, यहाँ से भी माइनस b कॉमन लिया, 5a, ठीक है, माइनस b से माइनस b कैंसिल, तो x की वैल्यू फाइनल वाली 4a माइनस b अपॉन 5a, एकदम सिंपलेस्ट वैल्यू आ गई है x की, ठीक है। वैसे ये भी x की वैल्यू है, बट सिंपलेस्ट वैल्यू है क्या, नहीं, तो सिंपलेस्ट वैल्यू क्या, b कॉमन निकाल लिया, दोनों ऊपर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से दोनों में से माइनस b कॉमन निकाल लिया, और जो फाइनल वैल्यू है x की वो क्या है, ये, क्लियर। y की वैल्यू
y की वैल्यू के लिए इन दोनों को क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे। a कॉमन ले लेते हैं पहले ही, माइनस a कॉमन ले लेंगे तो a माइनस 4b बचेगा, और यहाँ पर 1/-5, तो a से a कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, y की वैल्यू क्या आ जाएगी, a माइनस 4b/5b। ठीक है, आ रही बात समझ में? x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू के लिए हमने इक्वेट किया, a को कॉमन निकाल लिया, कितना, -a कॉमन निकाला, यहाँ क्या बचेगा a, और यहाँ पर +4ab था तो -a बाहर जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा, -4b। देन इसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पर a से a कैंसिल कर दिया, माइनस से ये वाला माइनस कैंसिल हो गया। अब ये y के पास जो माइनस है वो बचा है, ठीक है, y के पास क्या है, जो माइनस है वो बचा हुआ है, तो y की वैल्यू फाइनल वाली क्या आ जाएगी, 4b माइनस a आ जाएगी अपॉन 5b, 4b माइनस a अपॉन 5b। क्लियर है अच्छे से? नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो कर सकते हो आप भी, कर लेते हैं इसको एक बार, 8th वाले को, क्वेश्चन नंबर 8। 7th तक अच्छे से समझ में आया? क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो क्वेश्चन नंबर 8। बहुत ही सिस्टमैटिकली करना होता है आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के क्वेश्चंस, ठीक है, एकदम अच्छे से सिस्टमैटिकली। क्वेश्चन नंबर 8। इसे कैसे करना है आपको पता है अच्छे से? वन बाय एक्स 1/y को सपोज करना होगा, ठीक है। पहली वाली टर्म में कांस्टेंट टर्म नहीं है तो कांस्टेंट टर्म क्या होगी, जहां पर कांस्टेंट टर्म नहीं दी होती है वो कांस्टेंट टर्म क्या होती है, 0 होती है, ठीक है। तो लेट 1/x a नहीं ले सकते तो 1/x को क्या ले रहे हैं, p ले रहे हैं, और 1/y को q ले लेते हैं। तो इक्वेशन जो है वो क्या बन जाएगी, AP माइनस BQ प्लस 0 इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन बनेगी AB² P प्लस A² BQ माइनस A² प्लस B² इक्वल टू 0। पहली टर्म के नीचे पहली टर्म, दूसरी टर्म के नीचे दूसरी टर्म, और कांस्टेंट के नीचे कांस्टेंट। ऐसा करने से क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाने में बड़ी आसानी होती है, ठीक है। तो हमने 1/x को p मान लिया, 1/y को q मान लिया। यहाँ पर AP माइनस BQ प्लस 0 इक्वल टू 0। AB² P प्लस A² BQ माइनस A² प्लस B², ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाएंगे यहाँ पर, और यहाँ पर क्या लिखना होगा हमको, x लिख सकते हैं क्या, नहीं, p लिखना पड़ेगा। कांस्टेंट जो वेरिएबल था 1/x और 1/y उसको क्या मान लिया, p और q, तो p अपॉन p वाले छुपा दो,
माइनस बी क्यू, तो जो क्यू है वो तो वेरिएबल है, तो माइनस बी इंटू ये पूरा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो बी मल्टीप्लाई बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ये वाला मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा, माइनस क्यू, क्यू वाले हटा देंगे, ए इंटू, तो माइनस टाइम्स ऑफ ए इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फिर यहाँ पर जो p का कोइफिशिएंट है सेकंड इक्वेशन में, उसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या 0 ही आता है, 1 कांस्टेंट के नीचे वाले, कांस्टेंट 1 के नीचे वाले, तो कांस्टेंट को हाइड कर देंगे, a इंटू ए स्क्वायर बी माइनस ए बी स्क्वायर इंटू माइनस बी, तो माइनस माइनस प्लस, तो b इंटू क्या हो गया ए बी स्क्वायर। आई बात समझ में? सॉल्व करते हैं इसको और b कॉमन ले रहे हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचेगा, इक्वेट कर रहे हैं ए बी कॉमन लेते हुए, ए बी कॉमन लेते हुए आपको क्या करना है, इस टाइप का क्वेश्चन किया ना हमने, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचेगा, ठीक है, कैंसिल आउट हो गए, b से b कैंसिल हो गया, तो p की वैल्यू क्या आ गई, 1 बाय ए, p की वैल्यू 1 बाय ए आ गई। अब हम किसको माइनस क्यू अपॉन माइनस ए कॉमन ले लें, माइनस ए कॉमन ले लिया, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पर तो आप जानते ही हो कि ए बी कॉमन लेकर हमने किया ही था अभी अभी, ठीक है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से ए प्लस बी स्क्वायर, और a से a कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, तो q की वैल्यू क्या आ गई, 1 अपॉन b आ गई, ठीक है। अब अगर p की वैल्यू 1 बाय a आई है तो देयरफॉर x की वैल्यू क्या आ जाएगी बताओ, a, और अगर q की वैल्यू 1 बाय b आई है तो y की वैल्यू b आ जाएगी। समझ में आई बात? कोई डाउट? अच्छे से क्लियर है? तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से रिलेटेड हमने 8 क्वेश्चंस करे, अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस करे, बेसिक क्वेश्चन भी करा, अच्छा क्वेश्चन भी करा, ठीक है। अगर आपको ये समझ में नहीं आए हैं तो फिर से पीछे करके देख सकते हो, इसमें ना समझने जैसा कुछ भी नहीं है। जब भी x और y डिनोमिनेटर में आ जाते हैं तो हम उसको सपोज कर लेते हैं, जैसा एलिमिनेशन मेथड में किया करते थे, और सिंपल इक्वेशन बन जाती है। ध्यान क्या रखना है, यहाँ x और माइनस वाई की जगह p और q ले, जो भी आपने सपोज किया है वो लें, सॉल्व करें और आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। कुछ भी टफ नहीं है, ये हमारा वहम होता है कि ये टफ है वो टफ है, ठीक है, टफ कुछ भी नहीं होता है। आई बात समझ में? गलती मुझसे भी होती है, मैं भी दोबारा करता हूं, गलती आपसे भी हो सकती है, आप भी उसको 5 बार 10 बार ट्राई कर सकते हो। हार मान जाओगे तो फिर तो हारा हुआ क्या होता है, हारा हुआ फेल होता है, और कुछ भी नहीं, ठीक है। तो आपको लूजर नहीं बनना है, आपको फाइटर बनना है, ठीक है क्या। तो एक फाइटर की तरह आप क्वेश्चन को 2 बार नहीं, 4 बार नहीं, 10 बार ट्राई करो, और फिर भी नहीं बनूंगा तो मैं हूं ना, ठीक है। चलो, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के ये 8 क्वेश्चंस हमने किए। सेक्शन सी में 16 क्वेश्चंस हैं पेज नंबर 7 पर। ये 16 क्वेश्चंस आपको करने हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। इसके अलावा जो आपने 22 से 30 तक के क्वेश्चन किए थे, है ना, 22 से 30 तक के क्वेश्चन किए थे ना, पेज नंबर 3 और 4 के, क्वेश्चन नंबर 22 से 30
जो क्वेश्चन किए थे आपने पेज नंबर 3 और 4 के, वो सारे के सारे क्वेश्चन है ना, वो 9 क्वेश्चंस आपको वापस से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से करने हैं। समझ में आई बात? वो क्वेश्चन एलिमिनेशन से किए थे आपने, वो क्वेश्चन आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से भी करके देखने हैं। क्लियर सभी को अच्छे से? तो आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। और मेरी बात मानो तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के क्वेश्चन जो अभी हमने क्लास में किए हैं वो एक बार फिर से आप बिना वीडियो की हेल्प लिए, बिना मेरी हेल्प लिए आप खुद से करके देखो, खुद से आंसर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। ठीक है, आई कि नहीं आई बात समझ में? एक पेज लो जिस पे सारे आंसर लिख के रख लो और मैच करो कि हमारा आंसर मैच कर रहा है कि नहीं। क्लियर है? तो आज हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पूरा देखा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। ये वाली मेथड के क्वेश्चंस हो सकता है 10th बोर्ड में इसकी जगह आपसे साइमल्टेनियस पूछ लें, इसकी जगह ग्राफिकल पूछ लें, बट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड और ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो मैं बताता रहूंगा जो आपको आगे की स्टडी में काम आएगी। समझ में आई बात? क्लियर है? चलो तो मिलते हैं हम फिर नेक्स्ट क्लास में।